फ्रेंड्स, रंगोली फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमने दो टॉपिक्स आपके सामने रखने का प्रयास किया। हमने सिस्टमेटिक वे में बातें की, पहले परसेंटेज को लेकर और फिर बातें की प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। आज फिर से हम एक क्वालिटी टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। इस बार हम साझा करेंगे फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टॉपिक, दैट इज रेशियो एंड मिक्सेस। काफी सारी खूब अच्छी वैरायटी इस टॉपिक का हिस्सा है। रेशियो के टर्म्स में, प्रोपोर्शन के टर्म्स में, वेरिएशन के टर्म्स में, मिक्सचर के टर्म्स में। फिर से एक बहुत बेसिक लेवल से बातों को शुरू करके बहुत अच्छे लेवल तक टॉपिक आपसे साझा करने का भाव कंटिन्यू रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा फायदा इन वीडियोस का ले रहे हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक टॉपिक को समझने का एक अच्छा भाव रखते हैं। तभी आप चैनल से कुछ प्रोडक्टिव गेन कर सकते हैं। कभी भी वीडियोस को बीच में ट्राई मत करो, उनको सिस्टमेटिक वे में ही फॉलो करने की बात करेंगे। तभी कंसीडरेबल गेन, जो छोटे छोटे मैसेजेस के पीछे बहुत अच्छे भाव छिपे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उनको आप पकड़ पाओगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को लेकर। टॉपिक में शुरू कुछ देर के लिए मैं आप लोगों से बहुत ही बेसिक सी बातें करूंगा और फिर क्वेश्चंस की हेल्प से हम डे बाय डे अपने कंसेप्ट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छी लर्निंग रहेगी। एक बहुत ही बेसिक लेवल से बातों को शुरू किया जाएगा और धीरे 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 इन लेवल्स को हम इंक्रीज करने का भाव रखते हैं। So without taking any more time, let us talk about ratio, proportions, mixtures. What do you understand by ratio? क्या समझते हैं इस रेशियो को? बहुत ही जनरल सी टर्म है रेशियो। ये दो डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। रेशियो का सिंबल क्या है हमारे पास? ये दो डॉट। जब चार डॉट का यूज करते हैं तो हम प्रोपोर्शन के लिए चार डॉट का यूज करते हैं। ए रेशियो विद बी, ए बी के टर्म्स में कितना है, जिसको लिखने का ये तरीका बी काफी कॉमन है। ए बी के टर्म्स में कितना है? सपोज दो साथी ए और बी, उनके बीच में मनी की रेशियो 1:2 है, तो ए के पास एक हिस्सा तो बी के पास दो हिस्से। इससे हमें उनकी मनी नहीं पता लगती, एक्चुअल फिगर्स नहीं पता लगते, बट डेफिनेटली उनके बीच में एक रिलेटिव रिलेशन हमको मिलता है। ए के पास एक हिस्सा होगा तो बी के पास दो हिस्से होंगे। ए के पास 1 लाख होगा तो बी के पास 2 लाख। ए के पास 50 रुपए है तो बी के पास 100 रुपए, और लाइकवाइज एंड डैम फिगर ए बी के टर्म्स में कितना है? पहले इस टर्म को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और इस टर्म को हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंस। सपोज एक ए रेशियो बी मेरे को गिवन है, इसी तरीके से बी रेशियो मेरे को गिवन है, बी रेशियो सी मेरे को गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में वो डिमांड करता है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। ए रेशियो बी हमको गिवन है, बी रेशियो सी हमको गिवन है। इसको कमेंट करने का, निकालने का एक छोटा सा प्रोसीजर मैं आपको शेयर करता हूँ जो यूजफुल रहता है काफी क्वेश्चन को लेकर। आप पहले क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी लिख लेंगे और फिर बी के नीचे बी रेशियो सी लिख लेंगे।
आपने ए रेशो बी लिखा, बी के नीचे बी लिखा, बी रेशो सी लिखा। अब तरीका क्या रहेगा करने का? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी इंटू बी, फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज। आप तीनों के अंदर देखेंगे बी पार्ट हमारा कॉमन है, इसको कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या बचा? ए रेशियो बी रेशियो। So that is the way we can comment on when A रेशियो B हमारे पास है, B रेशियो C हमारे पास है, तो तीनों के रिलेशन को एक साथ डिटरमिन करने के लिए हम A रेशियो B रेशियो C को डिटरमिन करने के लिए एक छोटे से प्रोसीजर को गो थ्रू कर सकते हैं। इस पैटर्न को हम ध्यान रख सकते हैं। ये पैटर्न इस तरीके से एक फॉर्मूला का काम आपके लिए करेगा। मैं एक स्टेप और इससे आगे बढ़ने की बात करूं, ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, सी रेशियो डी भी गिवन है, और इस पर वो हमसे डिमांड करता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अगर वो हमसे इस चीज की डिमांड करता है तो हमें किस तरीके के प्रोसीजर को फॉलोअप करने की जरूरत है? लेट अस ट्राई टू लर्न दैट आल्सो। आप पहले क्या लिखेंगे? ए बी, बी के नीचे बी, बी रेशियो सी के नीचे सी, सी रेशियो डी। इस तरीके से ये पैटर्न आप लिखेंगे और उसके बाद सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी बी सी, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी सी, और लास्ट में इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कॉमन है? बी सी पार्ट कॉमन है, दैट विल गेट कैंसल्ड। What I am left with A ratio B ratio C ratio D. That is the way we can comment on when A ratio B given, B ratio C given, C ratio D given, और हमको चारों के बीच का रिलेशन डिटरमिन करना है तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D को कैलकुलेट करने के लिए आप इस पैटर्न को फॉलोअप करेंगे, जिसको फिर से हम कुछ इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ ड्रा कर देता हूँ। फिर से एक आप फॉर्मूला की तरह इस पैटर्न को ध्यान रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली हमारे सामने होंगे तो शायद मैं कुछ और बेटर चीजें भी आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि इन प्रोसीजर्स को भी अगर हमें कहीं बाईपास करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किस तरीके से इनको बाईपास किया जाता है। क्वेश्चंस के अंदर जो कंप्लीट क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो उसमें बोलने के लिए काफी कुछ होता है जिसमें हम अपने कंसीडरेबल टाइम को फिर से सेव कर सकते हैं। आई होप कि हम रेशियो की मीनिंग को थोड़ा समझ पा रहे हैं। मैं बातें हल्की सी आपसे प्रपोर्शन को लेकर करता हूँ। प्रपोर्शन को हम किसका यूज करते हैं? 4 डॉट्स के सिंबल के रूप में यूज करते हैं इस तरीके से। इक्वालिटी ऑफ 2 ratios, that is to be known as a proportion. Equality of 2 ratios is to be known as proportion. इक्वालिटी से मतलब सपोज मैं 2 रेशियो की बातें करता हूँ, A रेशियो B की बात करता हूँ इन प्रोपोर्शन में, C रेशियो D की बात करता हूँ। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, A रेशियो B should be equal to C ratio D. It means product of these 2 terms should be equal to product of these 2 terms.
इन वैल्यूज को हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज और इन वैल्यूज को हम बोलते हैं मीन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। A into D should be equal to B into C. A by B that is equal to C upon D, that is the equality of two ratios. जब इस तरीके का रिलेशन दो रेशियोज के बीच में होता है तो हम तो क्या बोल सकते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। बचपन से हम ये चीजें करते आए हैं, हम इन चीजों को अच्छे से पहले भी पढ़ते रहे हैं और अब हमें कॉम्पिटिटिव माइंडसेट चाहिए कि क्वेश्चंस पे किस तरीके से काम किया जाता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कौन से इंपॉर्टेंट एंगल से ये यूनिट में हमको हेल्प करते हैं, कौन सी ऐसी बातों को यूज करके हम मिनिमम राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम को सेव करने की एक माइंडसेट टेंडेंसी बना सकते हैं। क्वेश्चन के जरिए मैं ऐसी बातों पे फोकस करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, और जहां कहीं भी और कंसेप्ट हमें डिलीवर करने की जरूरत होगी साथ के साथ ही उनको वहां पे साझा करने का भाव रहेगा। डिस्टेंस के हम एक रेशियो प्रोपोर्शन की बिगनिंग कर सकें तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसके बेसिक्स की बातें आप लोगों से साझा की है। आप डिस्कशन की आगे की भागीदारी बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ बात को प्रोसीड करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस जिसमें बहुत बेसिक लेवल आज हमारे सामने होगा जो डे बाय डे ही ग्रो करेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ सुपीरिया एंड हर मदर। सुपीरिया और उसकी मदर की बात हो रही है। प्रेजेंट के बीच में क्या रिलेशन है, सुपीरिया 2 हिस्से तो उसकी मदर 9 हिस्से। ये हिस्सों की लैंग्वेज इससे पहले भी हम यूज करते आए हैं, ये क्वांट की फेवरेट लैंग्वेज है। क्वांट को, अरिथमेटिक को स्पेशली ये हिस्सों की डायरेक्शन देनी चाहिए और अपने हिस्से का गेन हमें यहाँ से कर लेना चाहिए। सुपीरिया 2 हिस्से हैं तो उसकी मदर कितने हिस्से हैं, 9 हिस्से। मदर एज एट द टाइम ऑफ सुपीरिया's बर्थ। सुपीरिया के बर्थ पे सुपीरिया तो 2 कम कर दूंगा तो 0 पे आ जाएगी, बर्थ पे आ जाएगी। 9 हिस्से में से 2 हिस्से कम करूंगा तो मदर कितने हिस्से पे आ जाएगी, 7 हिस्से पे। और 7 हिस्से किससे रिलेट होते हैं हमारे, क्योंकि सुपीरिया के बर्थ पे मदर की एज क्या है, 28 साल। 7 हिस्से 28 के, एक हिस्सा 4 का, 2 हिस्से कितने के बराबर, 4 के बराबर, और 9 हिस्से, सॉरी 2 हिस्से 8 के बराबर, तो 9 हिस्से कितने के बराबर, 36 के बराबर। ये सुपीरिया की प्रेजेंट एज है, ये सुपीरिया की मदर की प्रेजेंट एज है। यही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था, फाइंड द प्रेजेंट एजेस 8 और 36। आप यहाँ से रिवर्स भी चलते हैं, 8 और 36 से बर्थ पे आएंगे तो सुपीरिया 0 की हो जाएगी, बर्थ पे आ जाएगी, और 36 से 8 साल पीछे जाएंगे तो मदर की एज कितनी होगी, 28, जो हमें गिवन था। जहां से हम यहाँ पर आए थे तो बोथ वे आप बात को रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, हमारी कोशिशें इस बात को लेकर रहेगी कि हम इक्वेशंस की बातें कम से कम करें, एक्स और वाई की बातें कम से कम करें, मैक्सिमम फोकस इस बात को लेकर बनाएं कि एक ओरल अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर बन पाए। जब चीजों को लेकर, कंसेप्ट को लेकर, बेसिक्स को लेकर एक ओरल अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वो बेहतरीन या फिर वो बेस्ट प्रोसीजर होता है क्वांट में अपने टाइम को सेव करने का, चीजों को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देने का। Let us go for the next slide.
रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ जॉन एंड जेन, दो दोस्तों की बातें हो रही हैं, उनके बीच में प्रेजेंट एजेस का जो रिलेशन है, जॉन 4 की टेबल में तो जिन 3 हिस्से 3 की टेबल में, जॉन 4 हिस्से तो जिन 3 हिस्से। आगे क्या बोलता है, 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद, 6 साल बाद जॉन जॉन कितने की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा। 5 हिस्से होगा तो जॉन 4 हिस्से होगा। फ्रेंड्स, मैं बार बार ये टेबल की बातें कर रहा हूँ, 4 की टेबल, 5 की टेबल, क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया यही से डिराइव होता है उसको सॉल्व करने के लिए। क्या मैं 4 की टेबल में कोई ऐसी वैल्यू सोचने की बात यहां से कर सकता हूं जिसमें 6 ऐड करने पे मुझे 5 की टेबल मिल जाए? जब आप छोटी छोटी वैल्यूज पे सोचेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप आसानी से सोच सकते हैं। 4 की टेबल में 24 की बात करो तो 24 में 6 ऐड करके क्या मिलता है, मुझे 30 मिलता है, 5 की टेबल मिलती है। चलो ट्राई 24 लेटेस। अगर मैं जोन को 24 का मानता हूं तो जिन कितने का हो गया, 18 का। देखते हैं क्या ये वैल्यूज हमारे आगे की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 6 साल बाद की बातें हो रही हैं, जोन बन गया 30 का और 18 से जिन बन गया 24 का। और फर्दर 6 पे कैंसिल करने की बात करूं तो उनके बीच की ये रेशियो क्या 5:4 को सेटिस्फाई करती है? यस, डेफिनेटली करती है। हमारी कंडीशंस पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती हैं। मैं एक्स और वाई की बातें आपसे नहीं साझा करना चाहता, वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है चीजों पे काम करने का। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ठीक से पकड़ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है, सी रेशो डी गिवन है, डी रेशो ई भी गिवन है। और हमको उसने डिमांड क्या कर लिया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ऑप्शन भी हमारे सामने है। क्वेश्चन में 2 सेकंड का ओपिनियन देता हूं आपको। लास्ट में डी रेशो ई क्या है, ये 5:2 है। क्या यहाँ पे मैं 5:2 देख पा रहा हूं? क्या यहाँ पे मैं 5:2 देख पा रहा हूं? क्या मैं यहाँ पे 5:2 देख पा रहा हूं? नॉट एट ऑल। हम तीनों ही ऑप्शन के अंदर जो मैंने मार्क किए 1 to 4, इनके अंदर ये रिलेशन हमको दिखाई नहीं पड़ता। क्या ये रिलेशन हमको यहाँ पे दिखाई पड़ता है? 8 से कैंसिल करके क्या ये 5:2 बनती दिखाई पड़ती है? क्या क्वेश्चन में इससे ज्यादा हमारी कोई जरूरत थी? नॉट एट ऑल। अगेन डिसाइड द आंसर। जरूरी नहीं है कि हमने ए रेशो बी को ही पकड़ना है, जरूरी नहीं था कि हम डी रेशो ई को ही पकड़ते। आप बीच में से कोई भी वैल्यू को पकड़ सकते थे और उसको सेटिस्फाई करने की बात कर सकते थे। ये तो क्वेश्चन में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है ऑप्शंस के अंदर भी इस बात पर निर्भर करनी है। आप आगे के लिए भी इस बात को समझ सकते हैं। ए रेशो बी में 2:1 ये देख सकते हैं, 2:1 का रिलेशन। बी रेशो सी के बीच में 3:2, ये 3:2 का रिलेशन। आगे सी और डी के बीच में 3:4, आगे ये रिलेशन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बोलने के भाव को आप पकड़ पा रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स कि हम छोटी छोटी बातों को पकड़े और अपने टाइम को सेव करें। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन और आइडिया हमको क्लियर है। Shall we go for the next one? There are 625 students in the first 3 standards. 3 स्टैंडर्ड्स के अंदर 625 बच्चों की बातें कर रहा है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड इज 8:7। फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है? 8:7 का रिलेशन है।
जबकि सेकंड और थर्ड के बीच में ये रिलेशन क्या है, 6:5। फर्स्ट सेकंड की रेशियो गिवन है, सेकंड थर्ड की रेशियो गिवन है। क्या हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेशियो को निकालने का तरीका अच्छे से जानते हैं? हमने थोड़ी देर पहले ही इस बात को साझा किया है दोस्तों, तो लेट अस यूज दैट वन। फर्स्ट सेकंड की रेशियो है मेरे पास 8:7। सेकंड के नीचे सेकंड लिखकर 6:5। तरीका अच्छे से जानते हैं, पैटर्न को अच्छे से जानते हैं। एक फॉर्मूला की तरह पैटर्न हमने अपने साथ में रखा हुआ है। दिस इज 48, दिस इज 42 एंड दिस इज 35। इस रेशो के अंदर ये मिलता हमको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेशियोज ऑफ कोर्स। ये टोटल बनाऊं तो 125 का टोटल बन गया। 625 स्टूडेंट्स को इस रेशियो के अंदर डिवाइड करूंगा, 625 को 125 से भाग करूंगा। एक भाग कितने का बनेगा? 5 का बनेगा दोस्तों। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 240, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 210, 175। That is the number of students in standard 1, 2 and 3 respectively. यही हमसे क्वेश्चन में डिमांड करता है, find the number of students in each standard. I hope friends क्वेश्चन हमको क्लियर है। क्वेश्चन का लेवल अभी काफी बेसिक है, टॉपिक अभी हमने शुरू ही किया है, धीरे धीरे ही इसके साथ ग्रो करना ठीक रहेगा। Let us go for the next one. एरिया ऑफ अ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। बोलता है एरिया ऑफ सर्कल ए इज, सर्कल ए का एरिया 9 टाइम्स बनता है सर्कल बी के एरिया से। एरिया के अंदर जो रूल है, जब हम रेशियोज की बातें करते हैं तो यूं समझो कि कांस्टेंट पैरामीटर को आप इग्नोर कर दो। रेशियोज के अंदर कांस्टेंट पैरामीटर का कोई रोल नहीं बनता। जो रेडियस हमारा है उसके स्क्वायर के मोमेंट के साथ हमारा एरिया का रिलेशन बनता है। अगर एरियाज के बीच में 9 टाइम्स का रिलेशन है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बीच में जो रेडियसेस की रेशियो होगी वो हमारी क्या होगी? वो 3:1 होगी। रेडियस का इधर लेके आएंगे, इसको स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसका रूट होगा, और 9 और 1 के रिलेशन के साथ रूट करेंगे तो रेडियस की जो रेशियो बनेगी वो 3:1 बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही कनेक्ट होना ज्यादा बढ़िया अप्रोच है। इन छोटी छोटी बातों को हम ऐसे ही समझने का प्रयास करें। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। वो रेशियो की बातें करता है रेडियस सर्कल ए को लेकर, सर्कल बी को लेकर, और हमने क्या डिसाइड किया? ये 3:1 हमने डिसाइड किया। क्वेश्चन का एक और हिस्सा वो हमसे डिमांड करता है यूजिंग इट, इसको यूज करके फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ए। ये तो रेशो थी, इस बार वो हमसे सर्कल ए का रेडियस मांग रहा है। अगर सर्कल बी का रेडियस कितना दिया है हमको, उसने 14 दिया है। एक पार्ट 14 का तो 3 पार्ट मेरे कितने के हो गए? 42 सेंटीमीटर इट इज। दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ए। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर से हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। A man divided his property so that
किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को वो डिवाइड करने की बात कर रहा है। His son share to wife, बेटे का और वाइफ का, सन टू वाइफ, देन वाइफ टू डॉटर्स, वाइफ टू डॉटर, वाइफ के नीचे वाइफ लिखा। यहां से ये रेशो जो तैयार होगी, पैटर्न अच्छे से जानते हैं, सन टू वाइफ टू डॉटर तैयार होगी। और ये दोनों की दोनों रेशियोज, बोथ ऑफ द रेशियोज दैट इज 3:1, सन वाइफ 3:1, वाइफ टू डॉटर 3:1, मल्टीप्लाई किया 9:3 इज इट 1। मिलकर सारा कितने हिस्से? 13 हिस्से। क्वेश्चन में और क्या गिवन है हमको? इफ द डॉटर्स गेट 10,000 लेस देन सन, बेटे को मिलता है 9 हिस्सा और बेटी को मिलता है 1 हिस्सा, 8 हिस्से कम मिलते हैं। 8 हिस्से किससे रिलेट होते हैं? हमारे इस 10,000 से रिलेट होते हैं। 8 हिस्से 10,000 के, एक हिस्से के लिए 8 से भाग करूंगा, 1250 का बनेगा 1 हिस्सा। और किसकी मनी डिमांड करता है? वो बातें कर रहा है होल प्रॉपर्टी को लेकर, सभी के सभी मिलाकर कितने हिस्से हैं? 13 हिस्से। 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1250 को 13 से गुना करता हूं, पिक्चर में आएगा 16,250। दैट इज द वैल्यू ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। फिर से ये पैटर्न अच्छे से हम जानते हैं, पहले भी यूज करते आए हैं। क्वेश्चन में इसी पैटर्न का छोटा सा रोल बनता है और हम आसानी से क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। Shall we go for the next one? Let us. When a sum of money was equally distributed among 40 children, a sum of money that is there, उसको 40 बच्चों में एक समान बांट दिया गया। हर बच्चे को कितना रिसीव हुआ? 15 रुपए रिसीव हुआ। तो टोटल मनी क्या डिसाइड हो गई? कि 40 गुना 15 डिसाइड हो गई। आगे क्या बोलता है? इफ द सेम अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, फिर से इसी टोटल अमाउंट को बांटने की वो बातें कर रहा है। और इस बार हर बच्चे को कितना मिलता है? ईच चाइल्ड 12.5 रुपए मिलने की बातें करता है। 12.5 से मैं इसको भाग कर दूं तो यहां से हमको क्या मिलेगा? अगेन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिस टाइम विल बी गेटिंग, 5 पे कैंसिल करता हूं, यूं समझो कि 25 6 25 5 5 8, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 48। आई होप फिर से क्वेश्चन आसान है, हम उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। अभी बिगनिंग है तो लेवल कुछ आसान ही रहेगा, ताकि हम चीज़ों से बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में कनेक्ट हो पाए और फिर धीरे 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 बढ़ेंगे और एक अच्छे लेवल की तरफ इसको लेकर जाने का भाव कंटिन्यू रहेगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Which number should be added to each of the numbers? 3 वैल्यू हमको दी है, इन तीनों वैल्यूज के अंदर क्या ऐड किया जाए so that the sums would be in continued proportion? The word is important, continued proportion. What do we understand by continued proportion? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब जो रिलेशन ए और बी के बीच में होता है वही रिलेशन हमारा बी और सी के बीच में होना चाहिए। ए रेशो बी शुड बी इक्वल टू बी रेशो सी। इफ इट इज लाइक दिस वी कैन से द वैल्यूज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इस चीज का ध्यान रखें, इस डेफिनेशन का ध्यान रखें। हम अगर हमें कॉन्टिन्यूड वर्ड के सिग्निफिकेंस को लेकर मालूम है तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? इन तीनों वैल्यूज के बीच में
इन तीनों वैल्यूज में क्या ऐड किया जाए जिससे कि ये रिलेशन हमारा इस तरीके से हमको दिखाई पड़े, जो रिलेशन ए और बी के बीच में वही रिलेशन हमारा बी और सी के बीच में बनना चाहिए। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी नोटिस करेंगे तो ये बात आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगी। अगर मैं तीनों वैल्यूज के अंदर दो दो ऐड करने की बात करता हूं, ये 9, ये 18 और ये 36, ये रिलेशन 2 गुना का और ये रिलेशन भी 2 गुना का, जो ए और बी का रिलेशन है वही हमारा बी और सी का रिलेशन है। हम कंफर्टेबली इस बात को इस तरीके से सोच सकते हैं, बट हमें कॉन्टिन्यूट वर्ड की सिग्निफिकेंस मालूम होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का क्या मतलब बनता है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:3, बी एंड सी 4:5। फिर से तरीका हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ए बी के नीचे बी लिखो, A:B:C डिसाइड करने का तरीका 2:3 और 2:3, बी के नीचे बी लिखा 4:5। पैटर्न क्लियर है? 8, 12 एंड देन 15। ये किसके वैल्यूज मिल गए हमको? ए बी और सी का रिलेशन हमको यहां से मिल गया। ए की वैल्यू 8 हिस्से, बी की वैल्यू 12 हिस्से और सी की वैल्यू 15 हिस्से। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है हमसे? ए स्क्वायर कितना बना हमारा? 64। बी स्क्वायर हमारा कितना बना? 144। अगर मैं इसी वैल्यू को कैंसिल करने की बात करूं तो ये बनता है तीसरी वैल्यू b इंटू सी, 12 गुना 15 180। 4 पे कैंसिल कर रहे थे। क्या ये रिलेशन हमको 16, 36, 45 का हमारी ऑप्शंस के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है? तो लेट अस गो विथ दिस ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में क्या रेशियो गिवन है हमको? 8:5 गिवन है। एक नंबर 8 हिस्से तो दूसरा नंबर 5 हिस्से। मोस्ट लाइकली पहला नंबर 8 की टेबल में और दूसरा नंबर 5 की टेबल में। बोलता है फाइंड नंबर्स वो हमसे मांग रहा है। हमें ऐसे नंबर्स को यहां से चूज करने की बात करनी चाहिए जो हमारे 8:5 को कहीं सेटिस्फाई करते हैं। और जहां तक मैं इन ऑप्शंस को देख पा रहा हूं, अकेली यही वैल्यू है जो 9 पे कैंसिल होने के बाद हमको 8:5 ही दे रही है। यहां पे भी चीज मैं नहीं देख पा रहा, यहां भी नहीं देख पा रहा, यहां भी नहीं देख पा रहा और यहां भी नहीं देख पा रहा। क्वेश्चन में 2 सेकंड का ओपिनियन है फ्रेंड्स। ये हमें मिलती हैं ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉम्पिटिशन्स के अंदर। बहुत लंबा एक्सपीरियंस ये बात आपसे बोल रहा है। हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को कैश करना सीखें पहले तो, तभी हम एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बिल्ड कर पाएंगे जो मस्ट है इस प्रोसेस में सफल होने के लिए। मैं क्वेश्चन को फिर भी थोड़ा और आगे बोल देता हूं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इस बात को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर हमारी बनी रहे। बोलता है इफ 8 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर में 8 ऐड करने की बात कर रहा है, छोटे में से 5 घटाने की बात कर रहा है। 72 और 45 की मैं बातें कर रहा था, 72 से 80 बना दिया 8 ऐड करके, इसमें से 5 घटा के 40 बना दिया। इनके बीच का ये रिलेशन क्या मैं देख रहा हूं? ये ट्वाइस की हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ग्रेटर नंबर बिकम्स ट्वाइस द स्मॉलर वन।
आगे की कंडीशन भी हमारी इससे सेटिस्फाई हुई। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन से ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस टाइम वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, पहले एरिया से रिलेटेड बातें कर रहा था, अब स्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड बातें कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज, जहां तक रेशो कंसर्न होती है आमतौर पे कांस्टेंट पैरामीटर का कोई रोल नहीं बनता। आप 4/3 पाई को इग्नोर करके चलो। जब सर्कल ऑफ एरिया को लेकर क्वेश्चन था तो आर स्क्वायर का रोल था, यहां पे आर क्यूब का रोल है। आगे क्या बोलता है, 3 सॉलिड स्फीयर्स, 3 स्फीयर है मेरे पास जिनके वॉल्यूम की वो बातें कर रहा है। उनका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 3 का क्यूब करता हूं, आर क्यूब 27 बनेगा, 4 का क्यूब 64 बनेगा, 5 का क्यूब 125 बनेगा, सारा मिलके 216 होगा। 216 सेंटीमीटर क्यूब इट इज। बोलता है इन तीनों को मेल्ट किया और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया। इस टोटल वॉल्यूम से हमने एक स्फीयर बनाया है जिसका वॉल्यूम 216 है। अगर मैं इसका क्यूबिक रूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या 6 मिलेगा? क्या वो हमारे पास रेडियस होगी? बट क्वेश्चन में कुछ और बात भी बोल रहा है जिसको हमें कंसीडर करने की जरूरत है। बोलता है 2% मेटल दैट इज वेस्टेड ड्यूरिंग कास्टिंग। कास्टिंग के दौरान ये मेटल 2% हमारी क्या होगी? वेस्ट। 216 का 2% वेस्ट होने का मतलब कितना यूज होगी? 0.98। एग्रीड? 216 का क्यूबिक रूट किया तो 6 बना, हमें 0.98 का भी क्यूबिक रूट करना है। जो वैल्यू पहले से वो क्वेश्चन की हमको दे रहा है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 0.993 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। ये हमें क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ द न्यू क्यूब दैट इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग 3 ऑफ देम। और यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं में 6, 3, 8, 5 की बातें आएंगी। तो यहां से मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं 5, 8 के साथ में ये 6 से कम होगा। इस वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूं फ्रेंड्स। आप कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी चीजें दिखाई पड़ेंगी। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बिगिनिंग है फ्रेंड्स। ये डिस्कशन हमारा अभी एक बेसिक लेवल के साथ इसी तरीके से प्रोसीड करेगा, कुछ आसान क्वेश्चंस के साथ में, और फिर धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाने का भाव रहेगा। आज के शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू।